वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एनवायरनमेंट। इससे पहले इंडियन पॉलिटी के मैंने आपको लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए थे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो और आज बात करेंगे हम लोग एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट में ये कुछ क्वेश्चन तो देखिए हमने यहाँ पर इनको देख लिया था अच्छे से, इनकी बातचीत हमने कर ली थी। ठीक है, चलिए आज जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बात होगी प्रश्न नंबर 31 से। चलिए ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 31। देखिए 31, देखो भाई प्रश्न को देखो। प्रश्न है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई। ऑप्शन आपके सामने है, देखो 1987, 1992, 1995, 1998। ठीक, देखो इसका जवाब साथियों, इसका जो जवाब होगा चलिए देखते हैं। इसका जो जवाब होगा साथियों ये होगा 1992। याद रखना, इसका जो जवाब है वो है 1992, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि NAEB का हेडक्वार्टर किधर है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। NGT कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई है साथियों। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 2007, 2008, 2009, 2010। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। NGT की जो स्थापना हुई है साथियों ये हुई है वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में NGT की स्थापना हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी एनवायरनमेंट का बहुत ही बेसिक और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। वन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर। ठीक, देखिए जरा इसका जवाब। इसका जवाब सब लोगों ने लगा लिया होगा क्योंकि बहुत ही आसान है। वन अनुसंधान संस्थान जो है साथियों ये मौजूद है देहरादून में। याद रखेंगे देहरादून में है और बहुत ही फेमस जगह है। ठीक, वन अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है नागपुर। नागपुर में एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है नीरी। ये है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये इसका फुल फॉर्म है नीरी का। और नीरी कहाँ पर है याद रखिएगा साथियों, नीरी है नागपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीरी वाला। लोक सेवा आयोग इस सवाल को कई बार पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कथन और कारण प्रकार का है। कथन है जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः
नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बाहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कारण सही है, क्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखो जरा, अब इस सवाल को जरा हम समझते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। प्रश्न है, जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीवमंडल जो है एक खुला तंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक खुला ही तो तंत्र है। इसमें सभी लोग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, जीवमंडल में जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे सूक्ष्म जीव हों, सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो जो दूसरा है इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, कारण गलत है, कथन सही है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? कथन सही है और कारण गलत है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन सही है किंतु कारण गलत है। ये कहना कि नए पदार्थों का प्रवेश नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, जैविक तथा अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक संघटकों के बीच बिचौलिए का काम कौन करते हैं? चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, हमारे पर्यावरण में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। ठीक, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक वो है जो जीवित है। जीवित कौन है? हम, आप, समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी जीवित हैं। और अजैविक कौन है? जिनमें जीवन नहीं है। अब इनमें जीवन भले नहीं है, हम ये तो कह रहे हैं कि इनमें जीवन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। एग्जाम्पल लो, जीवन नहीं है जैसे प्रकाश। अब प्रकाश में खुद का कोई जीवन होता है क्या? नहीं होता। एक और एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, वायु। वायु में खुद का कोई जीवन है क्या? नहीं है। नमी, खुद का कोई जीवन है क्या? नहीं है। लेकिन चाहे प्रकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे नमी हो, या हम कहते हैं जल, ये अपने आप में जीवित भले ना हो, लेकिन ये सारे के सारे प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर? जैविक पदार्थों के ऊपर, बिल्कुल डालते हैं। और सवाल ये है कि जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी कौन है, यानी जैविक और अजैविक को आपस में जोड़ कौन देता है, ये सवाल है। अब जरा इसको और समझते हैं। देखो, जैविक और अजैविक को आपस में कौन जोड़ रहा है? देखिए, ये हो गया हमारा एक पेड़। ठीक है, हरे रंग का कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पेड़। ठीक, और ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक है, ये क्या है? ये अजैविक है। लेकिन पेड़ क्या है? ये जैविक है। अब इन दोनों के बीच में आप अगर देखोगे, सही है, तो इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है? हो रहा है ये कि जो पेड़ है ये सूर्य से आने वाले प्रकाश का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाने की प्रक्रिया करता है, भोजन बनाता है। ठीक है, ये भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में जब भोजन बनाने का काम ये कर रहा है, ये जैविक पदार्थ अजैविक पदार्थ के माध्यम से, तो ये जो है इनके बीच की एक ऐसी कड़ी हो गया
ये जो पेड़ है ये ऐसी कड़ी हो गया जो कि जैविक पदार्थ हो, क्योंकि जैविक पदार्थ में केवल पेड़ थोड़ी आएगा, जैविक पदार्थ में कोई पशु भी तो आ सकता है। मान लो कोई बकरी है, अब बकरी क्या कर रही है, बकरी इस पेड़ को खा रही है। बकरी क्या है, जैविक है, लेकिन इस पेड़ को भोजन कहाँ से मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। सूर्य का प्रकाश क्या है, अजैविक है। तो जैविक और अजैविक के बीच का जो चक्र है वो ये पूरा कर रहा है, ये पौधा, ठीक है। और ये पौधा कौन है अपने आप में खाद्य श्रृंखला में, ये पौधा अपने आप में उत्पादक है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है। उत्पादक है, ये उत्पादक है तो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैविक और अजैविक के बीच की जो कड़ी है वो यही तो है। ये पेड़ जो है ये जैविक और अजैविक को बीच में आपस में मिलाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अब आप देख लो यहाँ पे। जैविक तथा अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का काम कौन करते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, आसानी से आप इसे कर लोगे, उत्पादक, ठीक है। उपभोक्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता वो होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, ठीक है। जैसे बकरी है, गाय है, इंसान है, पशु है, ये सब उपभोक्ता है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं ये कौन है, ये पौधे उत्पादक हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर स्मॉग। देखिए इसका जवाब साथियों, इसका जो जवाब है वो बहुत ही आसान है और सब लोग को पता है। इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। ओजोन की थोड़ा बात कर लेते हैं, चलिए। ओजोन की बात करें तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3, ओजोन की बात करें तो साथियों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, प्रश्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ये पाई जाती है समताप मंडल में, ध्यान रखना। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। और हमें कैसे सुरक्षित करती है, तो हमें सुरक्षित करती है सूर्य की आने वाली खतरनाक यूवी रेस से हमको बचाने का काम करती है ओजोन परत। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे पहुंच रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंच रहा है। जो AC कहाँ से निकलती है, ये AC, फ्रिज, ठीक है, इत्यादि स्थानों से जो है ये निकलती है और हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। अब अगर हम डायरेक्टली यूवी रेस के संपर्क में आएंगे तो हमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर। तो त्वचा कैंसर से हमें बचाने का काम कौन कर रहा है, त्वचा कैंसर से हमें बचाने का काम कर रही है ओजोन परत, ठीक। तो ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ। इनमें से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न है ये। इनमें से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस। अब हरित गृह गैस क्या होती है पहले आप ये समझो, तब इसका आंसर करना। वैसे तो कुछ लोगों ने आंसर कर लिया होगा। देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो हमारी धरती के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करती हैं। कैसे, अगर ये गैसें वायुमंडल में नहीं होंगी तो दिन के समय पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य की सीधी रोशनी आएगी, और रात के समय में पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी क्योंकि इस गर्मी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो नेचुरली हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी को रात में ठंडा होने से रोकती हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। वैसे तो ये अच्छा है, लेकिन इंसान ने अब क्या किया है, इंसान ने अपनी चीज़ों के चलते इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि ये गैसें जो पहले नियंत्रित मात्रा में थी अब अनियंत्रित मात्रा में मौजूद है, जिससे हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी घटना को हम नाम देते हैं हरित गृह प्रभाव।
तो हरित गृह प्रभाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है भैया वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी है, इसके अलावा मीथेन भी है। ये सारी की सारी जो है साथियों ये क्या है, ये है सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस, ध्यान रखना। लेकिन ऑक्सीजन जो है साथियों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस में एक गैस और है जिसको लेकर के लोगों को भ्रम रहता है और लोग गलत कर आते हैं, वो है जलवाष्प, ध्यान रखना। जलवाष्प भी जो है धरती के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखो, देखो भाई प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट में मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट से जुड़ा हुआ कौन सा कथन इनमें गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ऑप्शन है 1991-92 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी है मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन सी है यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। और ऑप्शन डी है इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। चलिए इसका जवाब देखिए भाई क्या है। देखिए भाई, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की तो ये शुरू हुआ है 7 दिसंबर 1992 से, ठीक है। 7 दिसंबर 1992 से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? झारखंड में एक जगह है सिंहभूमि, तो सिंहभूमि झारखंड, यहां से शुरू हुआ है। पहला कथन बिल्कुल सही है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक गंभीर समस्या है भारत में। अब इंसानों ने क्या किया है, इंसानों ने जो हाथियों के आने जाने के रास्ते हैं, जो कॉरिडोर है, हाथी क्या है हर साल माइग्रेशन करते हैं, पानी के लिए माइग्रेशन करते हैं, मौसम के अनुसार माइग्रेशन करते हैं। तो अब इंसान ने क्या किया है कि मान लीजिए हाथी का एक जाने का रास्ता है। अब इंसान ने क्या किया, मान लो इस साल हाथी, मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा इसको व्याख्या करते हैं, इसकी क्या मतलब है इसका। मान लीजिए साहब ये हाथी है और ये हाथी के जाने का रास्ता है। हाथी और उसके जितने भी लोग हैं वो सब इस रास्ते का अनुसरण करते हुए हर साल ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाते हैं। साल की स्टार्टिंग में हाथी जो है, जो हमारा एलिफेंट है, वो जनवरी में मान लीजिए यहाँ से निकल के गया इस तरफ, लेकिन जब वापस वो लौट करके आता है तो वो देखता है यहाँ पर किसी ने अपना घर बना लिया है साहब। इंसान है, घर बना लेते हैं, घर बना लिया है साहब। तो हाथी जब यहाँ से आएगा उसको तो यही पता है कि ये तो मेरा रास्ता है, लेकिन सामने जब वो एक घर देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा उसे क्या करना है, और वो क्या करेगा, इसमें टक्करें मारेगा। आपने तो दीवार खड़ी कर ली तो टक्करें मारेगा, आपका घर तोड़ेगा, आपके घर में अंदर घुस जाएगा। तो गलती हाथी की नहीं है, गलती आपकी है। हाथी तो जो अपना नेचुरल वे है उसको फॉलो कर रहा है, आपने उसके रास्ते पर घर बना लिया तो वो आपके घर में घुसेगा। फिर लोग क्या करते हैं, हाथी को मारते हैं, पीटते हैं, कई बार हत्या तक कर देते हैं। तो ये ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए भी 1992 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको भी शुरू किया गया था, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट को इसलिए भी शुरू किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, नहीं, ये गलत है भाई, ये गलत है। ये केवल जंगली हाथियों के लिए ही काम नहीं करता, ये सभी हाथियों के लिए काम करता है, जितने भी हाथी हैं, ठीक है। तो ये गलत है। और चौथा, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन जो सी है इसका ये गलत है भाई, ध्यान रखेंगे, सही है। हाँ, अच्छा, अब हाथियों से जुड़ा हुआ एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं जो काफ़ी फेमस है, पेपर में कई बार आ चुका है। वो है साथियों प्रोजेक्ट बी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है जो हाथियों से जुड़ा हुआ है।
और आपको पता होना चाहिए। देखो प्रोजेक्ट बी का संबंध किससे है, याद रखना हाथी सुरक्षा से। अब ये है क्या प्रोजेक्ट बी, देखो भैया समझ लो इसे, हाथी की सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ है और योजना जो है ये है किसकी, ये योजना है रेलवे की। रेलवेज ने एक चीज नोटिस करी कि जब भारतीय रेल कर्नाटक और दक्षिण भारत के जंगलों से निकलती है तो जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वो बीच जंगल से होकर जा रहे हैं, और जंगल में अक्सर करके क्या होता है कि हाथी जो है उन ट्रैक्स को पार करते हैं। अब ट्रेन की गति तेज होती है तो बहुत बार क्या होता है कि हाथी ट्रैक को पार नहीं कर पाते, क्योंकि भारी भरकम जानवर है, इतनी जल्दी पार नहीं कर सकता, इसीलिए अक्सर करके ट्रेन से भिड़ंत हो जाती है हाथियों की। अब ट्रेन से हाथी टकराएगा तो हाथी तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन हाथी का साइज इतना बड़ा है कि वो ट्रेन को डिरेल भी कर सकता है, तो यात्रियों की जान को भी खतरा है। इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट इस समस्या को सुलझाने के लिए कि कैसे ये समस्या सुलझाई जाए, तो हमने क्या किया, हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया हमने प्रोजेक्ट बी। बी का मतलब है यहाँ पे मक्खी, मधुमक्खी। हमने क्या किया, हमने हाथी के जो गुण हैं उनका पता लगाना शुरू किया और हमने ये पाया कि हाथी के पास एक गुण है कि हाथी बहुत दूर तक सुन लेता है। तो हमने क्या किया, हमने उसके इसी गुण को जो है उसके इसी गुण को देखते हुए हमने एक योजना चलाई प्रोजेक्ट बी। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने साथियों जैसे ये है रेलवे ट्रैक, ठीक, हमने क्या किया, रेलवे ट्रैक्स के किनारे छोटे छोटे स्पीकर इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, हमने रेलवे ट्रैक्स के किनारे छोटे छोटे स्पीकर इंस्टॉल कर दिए। ये स्पीकर क्या करेंगे, जैसे ही ट्रेन आने वाली होगी, मान लो ट्रेन आने वाली है, ट्रेन 3 किलोमीटर दूर है, वैसे ही ये जो स्पीकर है यहाँ से मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी। मधुमक्खी का साउंड निकलेगा यहाँ से, और हाथी जो है वो मधुमक्खी से बहुत डरता है, इसीलिए होगा ये कि जैसे ही ट्रेन आने वाली होगी 2 से 3 किलोमीटर पहले ही ये बजना शुरू हो जाएंगे, और इस इलाके में जितने भी हाथी होंगे वो सब मधुमक्खियों की आवाज़ से पहले ही दूर भाग जाएंगे, ट्रैक से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, और ट्रैक से दूर भाग जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट ट्रेन के साथ नहीं होगा। ये व्यवस्था जो है बनाई गई इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, और ये काफ़ी कारगर है। इससे हाथियों के रेलवे से होने वाले एक्सीडेंट काफ़ी घट गए, और इसी व्यवस्था को हमने नाम दिया साथियों प्रोजेक्ट बी। ठीक है, पीछे से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मुझे लगा मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर के जैव विविधता की नीति एवं कानून के लिए एक केंद्र को स्थापित किया, मतलब एक जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना जो है की है भारत में, नॉर्वे की सरकार के साथ मिलकर के। ये जो है केंद्र कहाँ पर है आपको ये बताना है। देखो जरा, ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन 3 शिलोंग, ऑप्शन 4 नई दिल्ली। चलिए, फिलहाल जो इसका सही जवाब है साथियों वो है चेन्नई। ध्यान रखना, ये जो है उस समय के हिसाब से करंट का सवाल था, बट अब करंट का नहीं है। अब आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र जो भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ मिलकर के बनाया है वो कहाँ पर है, वो है साथियों चेन्नई में। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सवाल भले जो है हमने थोड़ा कम सॉल्व करे हैं, लेकिन जानकारी इसमें आपको भर भर के मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।